डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से लिया गया एक टॉपिक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एसेंशियल्स, वैध अनुबंध एवं इसके आवश्यक लक्षण। बट बिफोर स्टार्टिंग द मीनिंग ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वी स्टार्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ contract. Here is some definition of contract. Contract is an agreement creating and defining obligation between the parties. And second definition is every agreement and promise enforceable by law is a contract. And third is a contract is an agreement enforceable by law. Here is some definition of contract. Especially contract, first definition is contract is an agreement enforceable by law. The means कि एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह आवश्यक है कि पहले एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब ये है कि यदि एक एग्रीमेंट जिसमें कि कानून द्वारा परिवर्तनीय किया जा सकता हो तब वह कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हियर इज अनदर डेफिनेशन, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस enforceable by law is a contract. That's mean contracts mean agreement plus enforceable by law. Here the meaning of enforceable by law means कि अगर किसी एग्रीमेंट में पीड़ित पक्षकार के लिए कानून द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता हो, अर्थात कानून द्वारा पीड़ित पक्षकार के लिए कार्य किया जा सकता हो, तो वह अनुबंध कहलाता है। Contract is an agreement creating and defining obligation between the party. Here is the other definition. Define obligation between the party. Contract is an agreement. कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो पार्टियों के बीच में कुछ उत्तरदायित्व उत्पन्न करता है। एंड अगेन इज ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ मेड बिटवीन टू और मोर पर्सन बाय विच राइट्स आर एक्वायर्ड बाय वन और मोर टू एक्ट और forswear on the part of the others. These are the some definition of a contract. But according to Indian Contract Act अंडर सेक्शन 2H अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर बता दी गई है कि अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राज नियम द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात अगर किसी ठहराव में राज नियम द्वारा परिवर्तनीय ना कराया जा सकता हो तो वह अनुबंध नहीं है। राज नियम द्वारा परिवर्तनीय के बारे में एक बार फिर यही बात कही जाएगी कि जिसमें कानून द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता हो। एंड नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? सो लेट्स स्टार्ट। First, these are the elements of contract. First is a agreement between the party. First is agreement between the party. यहाँ पर निश्चित रूप से पक्षकारों के बीच में एक ठहराव का होना पाया जाता है। सबसे पहले अंडर सेक्शन 2E में कहा गया है प्रत्येक
वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो ठहराव कहलाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? फॉर एग्जाम्पल, विवेक अपना स्कूटर 8,000 रुपये में विशाल को बेचने का प्रस्ताव करता है। विशाल इसे स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ विवेक और विशाल के बीच एक ठहराव का निर्माण हुआ और यहाँ दोनों ही पक्षकारों को अपने अपने वचन को परफॉर्म करना होगा। यहाँ विवेक के लिए 8,000 रुपये प्रतिफल है, तो विशाल के लिए स्कूटर प्रतिफल है। तो कंसिडरेशन इज मस्ट। सेकेंड इन क्रिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन, दायित्वों का निर्माण किया जाता है। अनुबंध के लिए केवल ठहराव का होना ही आवश्यक नहीं होता है, यहाँ ये भी जरूरी होता है कि पक्षकारों के बीच में दायित्वों का निर्माण किया जा सके। दायित्व का अभिप्राय पक्षकारों के बीच ऐसी लीगल रिलेशन से है, यदि एक पक्षकार अपने वचन से हटता है तो दूसरा पक्षकार उसके लिए कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेता है। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो वहाँ पर ये अनुबंध भी नहीं बन सकता। तो कोई भी ठहराव नहीं होगा और अनुबंध में परिवर्तित नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अजय एंड विजय आपस में सिनेमा देखने का ठहराव करते हैं, तो इस ठहराव में किसी प्रकार के कोई देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि ये इज ए सोशल मैटर। यहाँ पर यदि ए अपने यहाँ बी को चाय पीने के लिए दावत देता है और वो चाय नहीं पिलाता है, तो यहाँ दूसरा पक्षकार कानून द्वारा कोई मदद नहीं ले सकता। तो लीगल तभी बनता है यदि मिस्टर एक्स अपनी वस्तु वाई को 10 रुपये में बेचने के लिए तैयार है, दूसरा 10 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर एक लीगल रिलेशनशिप होता है। सामाजिक रिलेशनशिप से कार्य नहीं होगा, इसके लिए जरूरी है कि लीगल रिलेशन। यहाँ पर हियर इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ एक मामला है और स्टूडेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत आता है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। हियर इज ए मैटर बिटवीन बेलफोर वर्सेस बेलफोर। यहाँ पर श्री बालफर ब्रिटेन निवासी थे और श्रीलंका में सेवारत थे। एक बार नौकरी से छुट्टी लेकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले आने के लिए ब्रिटेन गए, लेकिन ठीक समय पर पत्नी बीमार हो गई, साथ नहीं ला सके। वापस लौटते समय बालफर ने श्रीमती बालफर को 30 रुपये पौंड प्रति माह भेजने का वचन दिया, लेकिन वो इस वचन को पूरा नहीं कर सके। इस पर श्रीमती बालफर ने अपने पति के विरुद्ध वचन के खंडन के संबंध में उन पर मुकदमा कर दिया। न्यायाधीश लॉर्ड एडफिन ने निर्णय लिया कि श्रीमती बालफर कुछ भी पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि हियर इज नॉट ए लीगल, क्योंकि यहाँ लीगल रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा, ये केवल एक सोशल रिलेशन है। तो ये भी जरूरी है। थर्ड इज ए ऑब्लिगेशन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक वैध अनुबंध के लिए केवल ठहराव और ठहराव के बीच दायित्व का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि दायित्व ऐसा हो जिसे कानून द्वारा प्रभावी बनाया जा सके। दायित्व का कानून द्वारा प्रवृत्ति कराने का क्या तात्पर्य? इससे यदि ए अपने वचन को पूरा नहीं करता तो दूसरा पक्षकार न्यायालय से सहायता प्राप्त कर सकता हो या उसे पूरा कराने के लिए बाध्य करा सकता हो। अंडर सेक्शन 10 में स्पष्ट किया गया है कि जब पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखता हो, उसकी सहमति स्वतंत्र हो, वैधानिक प्रतिफल हो, दीज आर द ऑल आस्पेक्ट, तब एक अनुबंध वैधानिक उद्देश्य के लिए किया गया हो और अनुबंध अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ न हो। अर्थात
लोक नीति के विरुद्ध न हो। इस आधार पर वैध अनुबंध के लक्षण दिए गए हैं। ये इसीलिए आगे हम अब देखते हैं द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर फर्स्ट इज हियर इज ए अंडर सेक्शन 2H एक ऐसा ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो अनुबंध कहलाता है। An agreement enforceable by law is a contract। एक प्रकार एक वैध अनुबंध के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि वह कानून द्वारा मान्यता प्राप्त हो, कानून द्वारा परिवर्तनीय कराया जा सके, क्योंकि यदि किसी अनुबंध को कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता तो वह कभी भी अनुबंध नहीं हो सकता है। कहा भी जाता है, इसीलिए एक बात बहुत ज़्यादा कही जाती है और वो बात क्या है, ऑल एग्रीमेंट आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। केवल वे ही ठहराव अनुबंध होते हैं जिसमें अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत दिए गए वैध अनुबंध के लिए जो लक्षण जो विशेषताएं दी गई हैं वो हो। और वो कौन सी है, तो आइए देखते हैं अंडर सेक्शन 10 में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से अंडर सेक्शन 2H में सबसे पहले इज ए ठहराव। व्हाट इज द एग्रीमेंट? एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। पहले एक प्रस्ताव रखा गया हो और फिर प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो तो वह ठहराव कहलाता है। अंडर सेक्शन 2A जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या उस कार्य से अलग रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से रखता है कि दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करने या उस कार्य से अलग रहने में अपनी सहमति देगा, तो यह कहा जाएगा कि पहले व्यक्ति द्वारा प्रपोजल या ऑफर किया गया। तो ऑफर में सबसे पहली बात है व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने के लिए अथवा उससे विरत रहने के लिए इस उद्देश्य से करता है कि दूसरा व्यक्ति उस पर सहमति दे देगा, तो यह ऑफर कहलाता है। नेक्स्ट, और जब एक व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव रखा गया है दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति दे देता है, तो वह दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया माना जाता है। सेकंड इज कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। यहाँ ये जरूरी है जिन दो पक्षकारों के बीच में अनुबंध किया जा रहा है वो अनुबंध के योग्य हों। दैट्स मीन फर्स्ट इज वे एडल्ट हों, सेकंड इज जरूरी है कि वो स्वस्थ मस्तिष्क वाले हों। स्वस्थ मस्तिष्क से तात्पर्य ये माना जाएगा कि वो पागल ना हो। थर्ड इज ना वो राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य ना हो, अर्थात विदेशी शत्रु ना हो। जब ये बातें होंगी तो माना जाएगा कि वे पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ए फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। यहाँ ये भी जरूरी है जब एक व्यक्ति प्रपोजल रखता है दूसरा उसे स्वीकार करता है और उनके बीच में अनुबंध करने की क्षमता होती है, तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 13 जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पे एक ही भाव से सहमत होते हैं तो उसे सहमति कहते हैं। लेकिन
यहाँ पर ये कहा गया है कि सहमति स्वतंत्र हो, अर्थात सहमति स्वतंत्र कब मानी जाएगी? जब उसमें उत्पीड़न ना हो, उन पर अनुचित प्रभाव न रखा गया हो, या कपट फ्रॉड ना हो, मिस्टेक ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन। दीज आर, ये 1 2 3 4 5 जो आपके सामने 5 हो, इनमें से अगर कोई एक भी बात रही तो सहमति स्वतंत्र नहीं होगी। बाद में हम स्वतंत्र सहमति का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, वहाँ इन पर डिटेल में बात होगी। एंड नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्जेक्ट। यहाँ ये भी जरूरी है एक वैध अनुबंध के लिए। चौथा और सबसे आवश्यक लक्षण ये भी है कि अनुबंध के लिए जो कंसिडरेशन है वो निश्चित रूप से लॉफुल या न्यायोचित होना चाहिए। किसी अनुबंध में इसका अभाव होगा तो वह मान्य नहीं होगा, कुछ अपवादों को छोड़कर, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाजी और जुए का ठहराव। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रतिफल वैधानिक हो। अंडर सेक्शन 2D के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता किसी अन्य कार्यों में कुछ कार्य, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किए हैं या करने से अलग विरत रहता है अथवा कुछ कार्य करने या ना करने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य करना या उससे विरत रहना उस वचन का प्रतिफल है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रतिफल लीगल हो। अंडर सेक्शन 23 निम्नलिखित दशाओं में प्रतिफल और उद्देश्य अवैध कहलाएंगे। एक ऐसा ठहराव जिसका प्रतिफल अथवा उद्देश्य अवैध हो, यदि यह राजनियम, अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे कार्य के लिए हो जो राजनियम द्वारा वर्जित है, यदि वह इस प्रकार का है कि यदि अनुमति दे दी जाए तो वह राजनियम की व्यवस्था को निष्फल करने के लिए हो, यदि वह कपट के कारण हो, यदि उससे किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचती हो। तो न्यायोचित प्रतिफल के अंतर्गत प्रतिफल लॉफुल, फॉर एग्जाम्पल, यदि एक व्यक्ति अपनी बाइसिकल 2000 रुपये में वाई को बेचना चाहता है और वाई उस वस्तु की कीमत का वैल्यूएशन किसी ऐसे व्यक्ति से कराता है जो इस साइकिल का कारोबार करता है और वह इसको बताता है कि यहाँ ये 2000 रुपये इस उचित है, तो यहाँ ये कहा जाएगा ये प्रतिफल एक न्यायोचित प्रतिफल है। लेकिन एक साइकिल यदि ए बी को बेचने के लिए अपनी एक बाइसिकल 20,000 रुपये में बेचने का अनुबंध करता है, जबकि उसका मार्केट मूल्य भी 5,000 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर ये न्यायोचित नहीं कहलाएगा। और चौथा, पांचवा सबसे स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। अगर कुछ ऐसे ठहराव, एक वैध अनुबंध का पांचवा और आवश्यक लक्ष्य यह है कि ठहराव उन ठहरावों में से न हो जो अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किए गए हों। अगर दो व्यक्ति कुछ इस प्रकार का अनुबंध करते हैं, दैट्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टी, कि दो पार्टी में ऐसा अनुबंध हो जिससे कि किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता हो, जैसे किसी के विवाह में रुकावट डालने का ठहराव, जैसे व्यापार में रुकावट डालने का, या कानून की कार्रवाई में रुकावट डालने वाला, या किसी एक ऐसे कार्य को करने का ठहराव जो कि असंभव हो, जैसे चांद तारे तोड़ लाने का ठहराव। तो यदि इस प्रकार के हैं तो ये स्पष्ट रूप से व्यर्थ होंगे। और 6 इज ए एग्रीमेंट
ठहराव जो है लिखित और रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके लिए यहाँ भी है कि एक वैध अनुबंध के लिए अंतिम आवश्यक लक्षण है कि वह रिटर्न हो, उस पर गवाह के साइन हो, रजिस्टर्ड हो। अनुबंध का लिखित और रजिस्टर्ड होना किसी अधिनियम द्वारा अनिवार्य है तो ऐसा अवश्य करवाना चाहिए, जैसे कि मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर किसी ठहराव को हम लिखित नहीं कराते या रजिस्टर्ड नहीं कराते तो वो वैध अनुबंध नहीं बन पाते। तो स्टूडेंट, ये कुछ विशेषताएं थी एक वैध अनुबंध की, और एक वैध अनुबंध के लिए जो जो विशेषताएं की बात करी गई वो मैंने आपसे डिस्कस की गई है। ये एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, लेकिन अब आगे जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस होंगे उन टॉपिक में ध्यान रखेंगे, ये जितने पॉइंट आपसे डिस्कस करे गए हर पॉइंट के लिए एक एक अलग टॉपिक होगा। अब जैसे एग्रीमेंट इज़ ए फुल टॉपिक, ऑफर इज़ ए फुल टॉपिक, एग्रीमेंट इज़ ए फुल टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए फुल टॉपिक। तो ये अलग अलग पूरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पूरे के पूरे टॉपिक होंगे और वो 1 बाय 1 आपसे डिस्कस होंगे। तो स्टूडेंट, घर पर रहकर तैयारी करते रहिए। और आज जो बात मैं हर वीडियो में पहले नंबर पर कहता था, आज वो लास्ट में कह रहा हूँ कि घर पर रहकर तैयारी कीजिए। और दिन प्रतिदिन जो कि कोरोना के केस हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, यह बीमारी जो कि विकराल रूप ले रही है, इससे बचाव के तरीका एक ही है कि घर पे रहिए, घर पे रह के पढ़ाई कीजिए। अपनी और अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने अड़ोस पड़ोस को इस बीमारी से बचने के लिए जागरूक करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।